हेलो एवरीवन, राहुल दिस साइड 13 अप्रैल। करेंटली का एपिसोड मंडे है आज। करेंटली का जो पहला सेगमेंट है दैट इज़ वन पेजर। बात होगी आज मुगल एम्पायर की। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत वास्ट है, कवर करना इतना इजी नहीं होता है, मोस्टली बच्चे इसे छोड़ देते हैं। बट हमने ट्राई किया है कि एक पेज के अंदर जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस एम्पायर उसे हम कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले टाइमलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह सेकेंड। एक पेज में ये सब मिल जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन अकबर के 9 जेम्स, खास करके राजा टोडरमल। आपको पता है टोडरमल 10 आला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है 9 जेम्स पे हमने इसे इंक्लूड किया। इंक्लूडिंग आपको याद होना चाहिए कि तानसेन पे क्वेश्चन पूछा था कुछ साल पहले प्रीलिम्स में। फाइन। उसके बाद जो मुगल इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ठीक है। सो बाबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो इस वन पेजर में आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल जो बैटल्स उन्होंने लड़े हैं और किसके साथ लड़े हैं और ईयर्स, इससे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना दिखे बट जो आप टेस्ट देते हो डेली ये दिखता होगा। और इवन स्टेट पीसीएस या कोई अदर एग्जाम्स देख रहे हो देते हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वॉर अगर उन्होंने लड़ा है उसे हमने इंक्लूड किया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो था इसे इंक्लूड किया। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर सकते हैं। देन हमने कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इन तीनों को इंक्लूड करा है। सॉरी, कल्चर में तो हम आर्किटेक्चर को भी लिटरेचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं वैसे, बट स्पेसिफिकली जैसे रिलीजियस चीज़ें हैं, कैसा रहा उनका रूल रेन में, वो कैसे रिलीजन को देखते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की, खास करके अकबर के टाइम में आपको पता होगा। सो लिटरेचर देख लो, बाबरनामा बाबर के टाइम में, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। फाइन। आर्ट एंड पेट्रोनेज, फिर आर्किटेक्चर, जैसे कि चार बाग सिस्टम बाबर ने स्टार्ट किया, आराम बाग इन आगरा, ठीक है। और पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। बाबर से रिलेटेड तो हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन है। जब हुमायूं की बात आएगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने रीस्टोर किया मुगल रूल इन इंडिया, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी सारी मैंने इंक्लूड कर दिया है। देन कल्चरल एंड लिटरेचर जो चीज़ें हुई, चार बाग गार्डन, हुमायूं टॉम, और खास करके यूनेस्को के अंदर जो आर्किटेक्चर है उन सब को हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अकबर में, अकबर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सुलह कूल, ये सारी चीज़ें सब सब के सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। बुक्स जो हैं, लिटरेचर, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर वन पेजर में, इस वन पेजर में मुगल एम्पायर को कवर करने के लिए हर एक चीज़ हमने इंक्लूड कर दिया है। थोड़ा बहुत जो आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन जो आप और इंक्लूड कर सकते हो तो इसी के आसपास कहीं लिख सकते हो। एक पेज में सब कुछ कवर हो जाएगा, मतलब कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हमने ट्राई किया। अगर कुछ रह भी जाता है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। ये पार्टिकुलर पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इस पार्टिकुलर पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन ऑफ द लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑफ 2026 का एक डेडिकेटेड ग्रुप है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक पे आई थिंक आप क्लिक करके पहुंच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने वन पेजर का कंपाइलेशन भी कल हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, और इसमें टोटल ऐसे टॉपिक्स हमने हाई यील्डिंग टॉपिक्स को इंक्लूड किया वन पेजर के लिए, जो कि हमारे प्रीलिम्स 2026 2027 सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ टॉपिक्स करेंट से रिलेटेड हैं, कुछ स्टैटिक से रिलेटेड है। अभी और वन पेजर्स आएंगे, अभी है हमारे पास टाइम, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूँ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे को हमने वन पेज के अंदर समेटा है। देखो, अगर आपको पता ना हो तो आप देख सकते हो चैप्टर 1, सारे चैप्टर्स जो इकोनॉमिक सर्वे के हैं, की टर्म्स, जो बेसिक्स होते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, कौन बनाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक पेज के अंदर। सोचो, चैप्टर 6 में जो इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है, 9 8 सारे 7 सब कुछ है। टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कुछ जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट न्यूज़ में मतलब मेंशन था, तो उसे भी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो सारी चीज़ें एक पेज के अंदर, चैप्टर 12 14, मतलब 15th चैप्टर तक हमने जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा सबको इंक्लूड कर दिया। ये एक बस एग्जाम्पल है। इसी तरह से बजट है,
देन AI इम्पैक्ट समिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी हमने कवर कर दी, इससे PYQ आ चुका है 2025 में। देन कमोडिटी बोर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्ट्री कौन से सिटी में हेडक्वार्टर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। देन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यूनेस्को के बारे में डे बिफोर आई थिंक यस्टरडे वाला जो वीडियो आया था उसमें हमने इंक्लूड किया था, जितने भी साइट्स अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल, क्रिएटिव सिटीज़, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर लिस्ट, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं हो, और ग्लोबल जियो पार्क, सब हमने इसे इंक्लूड कर दिया। रेयर अर्थ एलिमेंट से क्वेश्चन आता है, रेयर अर्थ काफ़ी न्यूज़ में रहता है, खास करके जब से ईवी का दौर मतलब चला है, तो वो इंडिया से रिलेटेड जो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी बन रहा है, बजट में अनाउंस हुआ इस साल, उसे भी हमने इंक्लूड कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है पूरा वेस्ट एशिया में, उसे इंक्लूड किया है, मतलब इंपॉर्टेंट साइट्स, पूरा होलिस्टिक है। COP का जो बेसिक्स है, जो बेलेम ब्राज़ील में हुआ, और इम्पोर्टेंट जो COP के जो आउटकम्स आए थे वो सब हमने कवर किया है। रिसेंट 4-5 जो COPs हुए इंक्लूडिंग 30 वाला, वो सारा इस वन पेजर में, इंक्लूडिंग जो आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट न्यूज़ में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2025 में। आर्टिकल 9 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर दिया। रेबल ग्रुप, एथनिक ग्रुप्स जो न्यूज़ में है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज न्यूज़ में है। देन ऑपरेशन, कल ही अगर आप देखो तो ऑपरेशन सागर बंधु से क्वेश्चन आया, फाइन। इसी तरीके के ऑपरेशंस जो हैं वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस डॉक्यूमेंट फाइनेंस कमीशन, यू शुड नो दैट, अगर आपने PYQ एनालाइज किया अच्छे से, फाइनेंस कमीशन 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसी से बस 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीलिम्स में इन लास्ट 5 ईयर्स। सो 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसका आउटकम, उसका जो भी रिकमेंडेशन है वो आ चुका है पब्लिक डोमेन में, तो इसी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये इस वन पेजर में सब कुछ मिल जाएगा, बेसिक्स वगैरह, आर्टिकल्स, सारी चीज़ें, कहीं नहीं जाना है। स्टैटिक के मैंने PYQ डिकोडर सीरीज़ के अंदर स्टैटिक के भी टॉपिक्स बताए, हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताए, जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन लगातार आता है, जैसे कि DPSP, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स, लिबरल है, कौन सा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल है, कौन सा गांधीयन है, देन इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड, जो भी आर्टिकल में एडिशन हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, एंड देन इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसेबल है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड। 5th एंड 6th शेड्यूल पॉलिटी में ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच में डिफरेंस, गवर्नर के क्या पावर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वन पेजर में आपको दिख जाएगी। फिर जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ एक्ट्स आए थे जिससे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, खास करके 1919 एक्ट एंड 1935 एक्ट, इससे भी रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, ये भी है आपके पास। देन वी हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। तो फाइनेंशियल, डिपार्टमेंटली जो रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होते हैं, कमिटीज़ टू इंक्वायर, सब है। पूरा लक्ष्मीकांत या ब्लू बुक पढ़ना कभी कभी हैक्टिक हो जाता है, तो उसके लिए हमने लास्ट माइल रिवीजन के लिए सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में भी बच्चों को दिक्कत होती है, वो भी है। टाइप्स ऑफ बिल्स बहुत बड़ा इशू है, एंड यूपीएससी प्रीलिम्स में तो बिल्स, खास करके मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से तो क्वेश्चन दिख ही जाता है, तो उसको अच्छे से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन एक तो दिखेगा ही। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन से हैं, सारे, इलेक्शन कमीशन, देन CAG, देन अटॉर्नी जनरल, ये सब का सब, GST काउंसिल, सब का सब इंक्लूडेड है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में जो भी हैं सब इंक्लूडेड हैं, एंड देन जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, वो सब भी हमने इंक्लूड कर दिया एक पेज में। अशोकन इंस्क्रिप्शन से कल ही क्वेश्चन आया, आपको पता होना चाहिए, कल आपने अगर CDS का पेपर देखा होगा तो उसमें आया था। हम इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो ट्राइबल या पीजेंट रिवॉल्ट्स होते हैं, सब वन पेज के अंदर हमने, देखो कितना कलरफुल, कितना मतलब कि देखने में कितना अच्छा है, कोई पढ़ना भी चाहेगा ना, मज़ा आएगा उसे। चोला एम्पायर है, देन विजयनगर एम्पायर है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दिस डॉक्यूमेंट, ये तो मैं सबको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको कवर करना इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत वास्ट है। तो हमने ट्राई किया कि एवरीथिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म उसको एक पेज के अंदर समेटने का। टीचिंग्स,
लाइफ बुद्धा की या महावीर जैन की जो लाइफ थी उनके बारे में, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कैसे स्प्रेड किया, सर्किट्स या साइट्स जो हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, दोनों मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म। देन सब सेक्ट्स एंड सेक्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमने देखो सब कुछ बेसिक्स इंक्लूड कर दिया है। देन वी हैव जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटरेचर तक भी हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सब सब कुछ है इसके अंदर, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर पोर्चुगीज़ इंडिया में आए थे, किस तरह से उन्होंने पूरा टेरिटरी एक्वायर किया धीरे धीरे, एंड उसके साथ साथ जो क्रॉप्स लेके आए थे वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो वो भी हमने यहीं डाल दिया। टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर, ये सारे अपडेटेड है सॉरी, रामसार साइट लिस्ट, सारी चीज़ें। देन पोल्यूशन, ये टॉपिक तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने बुद्धा जैनिज्म का कहा, इसको भी अच्छे से देख लो, इसमें मैंने सब कुछ कवर करा है, सब कुछ। और 2 to 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू इससे आते हैं। बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे भी क्वेश्चन आता है, टुंड्रा वगैरह। रिवर्स तो लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है। फाइन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, देखो जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने डाली। हमारी टीम बहुत हार्ड वर्किंग टीम है जो काम करती है। तो एमएसपी राबी कौन से हैं, खरीफ कौन सा है, कमर्शियल कौन सा है, सीएसीपी, देन वी यू कैन सी कि किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है एमएसपी को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, देखो पीटीए से स्टार्ट होता है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद हम मूव करते हैं टुवार्ड्स ये इकोनॉमिक मार्केट। तो अलग अलग लेवल का इंटीग्रेशन होता है पीटीए। जैसे कि कल के ही क्वेश्चन में न्यूजीलैंड वाला क्वेश्चन आया था, और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेड एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चन दिखेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, श्योर एंड शॉर्ट है। देखो पीटीए से एफटीए, सीए, कस्टम यूनियन, इस तरह से आगे बढ़ना है, तो किस तरह से इंटीग्रेशन है, एंड विथ करेंट एज वेल एज जो पुराने एग्जाम्पल्स हैं उसे इंक्लूड कर दिया है, तो ये भी है आपके लिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक है, उससे पीवाईक्यू 2025 में क्वेश्चन आया, ब्रिक्स से क्वेश्चन आया, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो इस 1 पेजर को आप अच्छे से यूज़ कर लो। 38 पेजेस हैं, इसमें से 1 पेज इंडेक्स का होगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आप अपने प्रीलिम्स को और ज़्यादा मतलब कि ऐसे कंटेंट आप पढ़ोगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, रेलिवेंट होगा, और कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे। आते हैं हम आज के करेंटली पे, टोटल 5 टॉपिक्स देखेंगे। एज यू नो करेंटली में क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे लेते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, उसको पीवाईक्यू से लिंक करते हैं, एंड इसके बेसिक्स को पूरा डिस्कस करते हैं। कुछ रिवाइज करना होगा स्टैटिक का तो उससे लिंक कर देता हूँ, ठीक है। एंड साथ में करेंट अफेयर्स क्या डेवलपमेंट है प्लस पीवाईक्यू, तो CSP का ये फॉर्मूला मैं अपनाता हूँ। आपके सामने में ये पहला क्वेश्चन है, कितने करेंट स्टेटमेंट है आपको बताना है। 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट। प्रेसिडेंट कहीं भी अगर उनको लगता है वो जगह फिट है तो वो समन कर सकते हैं सेशन को। इज इट करेक्ट और नॉट आपको बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशन प्रोवाइड कराता है पार्लियामेंट में इन ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, कि 3 सेशंस कंडक्ट कराना मैंडेटरी नहीं है, बट 3 सेशंस प्रोवाइड कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे पार्लियामेंट को, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बताइए। हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल रिलेटेड टू है जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वीमेन को इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 33% आपको पता होगा 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया जो कि पास हो गया 2023 में। अब उसमें एक चेंज लाया जा रहा है थ्रू 3 डे पार्लियामेंट्री सेशन, स्पेशल सेशन। क्या चेंज लाया जा रहा है? चेंज सिंपल है कि कोशिश की जा रही है कि 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले जो रिजर्वेशन है वो लागू हो जाए, एंड वुमेन को जो है वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व हो जाए, ठीक है, लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इसके लिए एक 3 डे स्पेशल सेशन समन किया प्रेसिडेंट ने, इसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। बिल का क्या नाम है जो आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और कोई कहना चाहेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये? बिल तो है 131, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कौन सा है सॉरी। सो ये यहाँ पे हम स्टैटिक क्या देखने वाले हैं, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है टू समन अ सेशन, अंडर विच आर्टिकल इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट अस सी आर्टिकल 85 क्या है, समन करना प्रेसिडेंट के पास पावर है ईच हाउस। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अंदर है ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, वो हाउस ईच हाउस को समन कर सकते हैं। और 85(1) में ये दिया हुआ है कि वो जहाँ भी फिट उनको लगेगा वहाँ वो समन कर सकते हैं, ठीक है। देन 6th मंथ रूल होता है, आर्टिकल 85 से ही डिराइव हुआ कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से कम का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये 85 से डिराइव हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि 3 सेशंस होंगे। अब देखो ऑटोमेटिकली कोई सोचेगा ना नेचुरली, तो 2 सेशंस अगर 6 महीने का गैप हो गया, जस्ट सपोज जैन में हुआ फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन हो गया जून में, नहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैन में हुआ एंड नेक्स्ट सेशन हो गया आपको अक्टूबर में, तो 6 महीने का गैप ब्रीच हो गया, तो आपको ये 6 महीने से पहले ही सेशन जैन के रिस्पेक्ट में जिस दिन एंड हुआ उससे पहले ही करवाना पड़ेगा। तो 6 महीने की गैप की वजह से क्या होता है ना, उस गैप की वजह से 3 सेशंस होते हैं, और ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 सेशंस होते हैं, उन 3 सेशन में पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तीनों सेशन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, ये कन्वेंशन से स्टार्ट हुआ और एक तरह से डेवलप हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जो इवॉल्व हुआ। ये 6 महीने वाला जो रूल है कि 6 महीने के बीच का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस, फाइन। प्रोरोगेशन, प्रेसिडेंट कैन एंड अ सेशन, प्रेसिडेंट जो है सेशन को बंद कर मतलब ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिसॉल्व नहीं, मतलब डिसॉल्व भी करेंगे बट उसके लिए अलग है, जिसको डिसॉल्यूशन अलग पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 85। तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब प्रोरोगेशन एक अलग से पावर है कि आप सेशन को एंड कर दो, फिर वही जो पार्टिकुलर लोकसभा है ना फिर से बैठ के न्यू सेशंस कर सकती है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। एंड डिसॉल्यूशन बस लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है, फाइन। तो बजट सेशन के बारे में बोला, लॉन्गेस्ट सेशन होता है ये। फाइनेंशियल बिजनेसेस इसमें डिस्कस होते हैं, बजट ऑब्वियसली नाम ही बजट है। मॉनसून सेशन में आप लेजिस्लेटिव वर्क या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट उस पर फोकस करते हो। विंटर सेशन शॉर्टर होता है एंड पेंडिंग जो मैटर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट कुछ भी है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसे लाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं स्पेशल सेशन की, सिंपल है। आउट ऑफ दिस मतलब तीन सेशंस को छोड़ दो तो अलग से एक सेशन जिसे प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था ना 2023 में, तो तब भी बुलाया गया था, मतलब दिस सेशन वाज अ स्पेशल सेशन, उसी तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया। यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 85 एंड जो है यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस चाहिए होता है। सो कैबिनेट आइडेंटिफाइज नीड, एडवाइसेस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट समन करते हैं। इसी बेसिस पे 16 से 18 अप्रैल 2026 को ये स्पेशल सेशन होगा, जिसमें क्या किया जा रहा है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसमें चेंजेस किए जाएंगे एंड उसको 2011 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे 33% सीट्स बढ़ाए जाएंगे। बट एक और चीज़ इसमें ऐड होगा, नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा में है उसे भी बढ़ाया जाएगा, 1.5 टाइम्स किया जाएगा। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि सदर्न स्टेट्स जिनकी डेमोग्राफी 2011 और 1971-2 के पर्सपेक्टिव से कम हो गया है, परसेंटेज और प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर देखो आप तो इस पे कोई सरकार अभी क्लैरिटी ज़्यादा नहीं दी है। दूसरा, 2011 सेंसस को अगर आप यूज़ करते हो, अभी 2026 में हो आप, तो 15 ईयर्स का गैप है, तो एक्चुअल नंबर्स शो नहीं करेगा, तो सीट्स का जो बंटवारा होगा वो भी मतलब कि प्रिसाइज नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिस पे डिस्कशन होना है। ऑल्सो वन थिंग, ओबीसी वीमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है अंडर 33%, जो पैरेलल साथ रिजर्वेशन दिया जाता है फॉर SC एंड ST, तो ये नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल उठ रही है। सोनिया गांधी मैम का आज एक आई थिंक द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि डीलिमिटेशन पे अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। बट इतना है कि 2029 लोकसभा जनरल इलेक्शन से पहले सरकार ऐसा चाह रही है कि जो सीट्स हैं वो रिजर्व हो जाए और 1.5 जो है नंबर ऑफ सीट्स पूरी लोकसभा की स्ट्रेंथ को बढ़ाई जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 85 क्लॉज 1। सेकेंड इज
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस, ठीक है, द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि 2 सेशंस के बीच में आपका 6 मंथ्स का गैप या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बस यही कहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एंड सही में कोई नंबर फिक्स नहीं है, बस ये कह दिया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी 2 सही हैं, दैट इज सी। सेकेंड आर्टिकल सिंपल है, ज्योतिबा जो फूले साहब हैं, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर इनको कहा जाता है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये लिया है पार्टिकुलर आर्टिकल, लगातार 3-4 डेज से डिस्कशन में, बिकॉज ऑन 11th ऑफ अप्रैल इट वाज हिज बर्थ एनिवर्सरी, आई थिंक 20th बर्थ 200th बर्थ एनिवर्सरी इनका मनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि उस 200 साल हम पूरे करेंगे, ठीक है। तो इसी के तर्ज पे कौन सा साल है मैं तो भूल ही गया, हमारा कौन सा ईयर है, 2027 में 200 साल 11 अप्रैल को पूरा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। बट हम 200 साल इनका मनाने जा रहे हैं। रीज़न भी कि इन्होंने, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है खास करके महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इन्होंने की हैं, एंड सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में वो इम्पॉर्टेंट होता है, उससे आपको क्वेश्चन दिखेगा। जैसे 2025 में ही आपको 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिखे थे, जिसमें से मैंने आज एक ही लिया। एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी ये कास्ट बेसिस, कास्ट जो डिवाइड है उसे ख़त्म करने के लिए इसे मतलब ये इंट्रोड्यूस किया था एक इंडिविजुअल ने, आउट ऑफ दिस 4 आपको डिसाइड करना है। एंड 1 क्वेश्चन वाज ऑन राजा राम मोहन रॉय, तो वो सोशल जो चेंजेस हैं या रिलीजियस चेंजेस हैं उनके लिए उन्होंने भी प्रयत्न किया। उनको गॉड फादर कहा जाता है, कह लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब उस तरह से पर्सन थे जिन्होंने शुरुआत करी है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो। सो द थिंग इज 200th birth anniversary of Jyotiba Phule is being commemorated, known as pioneer of anti-caste movement and women's education in India। 2 चीज़ें हैं, एक तो एंटी कास्ट मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने करी महाराष्ट्र में, एंड वुमेन्स एजुकेशन जो है इस पर भी इन्होंने जोर दिया, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जिन्होंने इन चीज़ों पे जोर दिया। सो फर्स्ट थिंग इज एंटी कास्ट रिफॉर्म पे इन्होंने बात करी, चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था एंड कास्ट हायरार्की जिस तरह से थी, इस चीज़ को उन्होंने, इस पे सवाल उठाए, एंड फोकस किया अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्राज एंड दलित्स, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन पे सावित्री बाई फूले, मतलब इनकी वाइफ जो थी उनके साथ इन्होंने पुणे में स्कूल खोला, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 1848 की। देन सत्य शोधक समाज 1873, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसकी भी फाउंडेशन इन्होंने रखी, जिसमें सोशल इक्वालिटी, रैशनलिज्म एंड ट्रूथ सीकिंग पे फोकस किया गया। फिर सोशल रिफॉर्म्स, अदर सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी की तो बात थी ही, तो इस पे भी इन्होंने फोकस किया, अवेयरनेस फैलाई, चैलेंज किया जो मतलब रूढ़िवादी लोग थे, और इक्वालिटी कह लो ट्रू सेंस में, इस चीज़ को उन्होंने सामने रखा। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे गुलामगिरी, कास्ट ऑपरेशन को इसमें एक्सपोज किया गया, कंपेयर्ड इट विथ स्लेवरी, जो स्लेवरी था मतलब कि द देन यूएसए में या कह लो वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस चीज़ से इन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। बट गुलामगिरी से रिलेटेड कुछ मतलब कॉन्ट्रीवर्सीज भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, गुलामगिरी को एज अ बुक जो है वो किस तरह से हेल्पफुल था और किस तरह से जो है उस समय की स्थितियों को उन्होंने उजागर किया, ठीक है। इसके अलावा जो और भी उनके वर्क्स हैं, जैसे कि सेतकरियाचा असूद, जो कि पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस चीज़ को उन्होंने उठाया इसमें। तृतीया रत्न, ये आपने देखा भी होगा यहाँ, तृतीया रत्न, तो ये एक प्ले था, इसमें भी आप कास्ट जो ऑपरेशन है उसको आप एक तरह से शो कर रहे थे, जो चल रहा था मतलब कि सोसाइटी में, मराठी प्ले है, और सुपरस्टिशन या कास्ट जो इश्यूज थे उसको उठाया गया। एंड देन वी हैव सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। तो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन बेस्ड इक्वालिटी एंड जस्टिस, इस चीज़ को इस वर्क के थ्रू उन्होंने उठाया। सो द पॉइंट इज
इनका 200 ईयर्स पूरा होगा, इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही वाज अ सोशल रिफॉर्म, वन ऑफ द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो विमेन एजुकेशन विद इन हिज वाइफ सावित्री बाई फूले। इन्होंने क्या किया कि अवेयरनेस जगाई और एक तरह से बिगुल बजाया कि कास्ट जो ऑपरेशन है उससे हम कैसे मतलब निकल सकते हैं, एक रास्ता दिखाया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। जो पेरियार साहब हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है तमिलनाडु में उन्होंने स्टार्ट किया था, ये इसका आंसर होगा। सो गुलामगिरी के बारे में पता होना चाहिए। तृतीया रत्न के बारे में इतनी बात हो रही है तो एक मराठी प्ले है जिसे स्टार्ट किया था हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने। एंड ये कास्ट ऑपरेशन, सुपरस्टिशंस, इन सारी चीज़ों को इस पे मतलब इस उस पर क्रिटिकल इन्होंने आर्ग्यूमेंट अपने दिए एंड प्ले के थ्रू उसे शो किया। ठीक है, और सत्यशोधक समाज तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं हम। थर्ड आर्टिकल, दिस इज आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। की त्रुदा एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, मल्टीपल कैंसर्स जो हो रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। बट इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे कि क्या है कि की त्रुदा, कैसे ये वर्क करता है एंड कैसे कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। उससे पहले 2025 का ये क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो इसी से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। With reference to the monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements. So they are man-made proteins. They stimulate पहले तो ये man-made proteins हैं। दूसरा, they stimulate immunological function due to their ability to bind, मतलब इनके अंदर स्टिमुलेशन एबिलिटी होती है कि ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मतलब बाइंड पहले कर देते हैं एंटीजेंस को। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड स्टेटमेंट ये हो गया। आई एम फेसिंग सम इशू इन स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से लगातार मतलब जुकाम है, तो मेरे मतलब ज़्यादा देर तक मैं लगातार बोलता हूँ ना तो दिक्कत आती है। जस्ट गिव मी अ मिनट, पानी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट सिंपल है। दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपा वायरस। निपा वायरस के लिए आप इसे यूज करते हैं। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है आउट ऑफ दिस थ्री। चलते हैं हम सिंपल की त्रुदा को मैं बहुत सिंपल मैनर में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बस। एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जिससे कि हम मल्टीपल कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं और इसका डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा सर्ज कर गया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैंसर ट्रीटमेंट जो है ना, एक मिनट दे दो, एक पेज ऐड कर देता हूँ। देखो, कैंसर ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली कैसे किया जाता है, कीमोथेरेपी से। ठीक है, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि वंस कैंसर इज डिटेक्टेड तो जो कैंसर सेल्स हैं ना उन पे अटैक किया जाता है कीमोथेरेपी के थ्रू। अब अटैक करने में क्या होता है कि जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। ठीक है, वो भी मर जाते हैं। तो इससे क्या पड़ता है, बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और ऑलरेडी कैंसर की वजह से कोई वीक हो चुका है तो उनके हेल्दी सेल्स मरेंगे तो और ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो कीमोथेरेपी का ये साइड इफ़ेक्ट है। अब इसको ना रिजॉल्व करने के लिए नए तरीके आए, उसी में से एक तरीका रहा है हमारे पास जो आया है, वो है कीतूद्रा, जो क्या करता है, चेक पॉइंट इनहिबिटर। इससे पहले मैं कार टी सेल थेरेपी बता देता हूँ, जो इम्यूनोथेरेपी के थ्रू जो हम कैंसर ट्रीटमेंट का सोच रहे हैं, तो उसमें कार्ट टी सेल थेरेपी पहले बता देता हूँ, फिर कैंसर वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ एंड देन वी विल कम टू कीतूद्रा। सो द पॉइंट इज, कार्ट टी सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं, सिंपल है, देख लो। ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है कीमोथेरेपी की तरह। कार्ट टी सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं, एक तो टी सेल क्या होता है, एक वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि डायरेक्टली जो अनवांटेड खतरनाक जो इन्फेक्शंस हैं या वायरसेस हैं या जो भी हमारे लिए खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए, उस पर डायरेक्टली अटैक करता है टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स थेरेपी जिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इवन टी सेल्स वर्सेस बी सेल्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद है कि टी सेल्स थेरेपी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो है ब्लड लेते हैं, फिर टी सेल्स को लैब में प्रिपेयर मतलब उन्हीं टी सेल्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं एज अ सोल्जर, एंड फिर हम लैब में इसको स्ट्रेंथन करके हम ब्लड में इंसान के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब ब्लड उसी का निकाला, उसी के टी सेल्स को स्ट्रेंथन करके फिर से ब्लड में डाल दिया। ये होता है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है,
देन वी हैव वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन, जो कि बहुत ही लिमिटेड कैंसर्स पे काम करता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो है, कोरोना वायरस है, उसके लिए क्या करते हैं, कैंसर जब नहीं हुआ या ये डिजीज नहीं हुए तो उससे पहले ही हम प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ले लेते हैं। उसी तरीके से जैसे वी हैव, अभी रिसेंटली आया था ना ओपीवी वैक्सीन, ठीक है, तो वो आप इस उस तर्ज पे देख सकते हो कि इस तरह से हम कैंसर का इलाज करते हैं। देन न्यू जो तरीका आया है दैट इज कीत्रुदा, जो है वो वन ऑफ द वे है जिसमें इम्यूनोथेरेपी ड्रग को हम यूज करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले एक सिस्टम और समझा देता हूँ टी सेल से रिलेटेड। टी सेल्स क्या होता है कि उसके अंदर ना चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है, चेक पॉइंट सरफेस प्रोटीन होता है, वो जैसे कि PDA1 उसका वन ऑफ द नेम है, प्रोग्राम डेथ, फाइन। तो टी सेल है ना, उसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, उसको चेक पॉइंट्स हम कहते हैं, मतलब इम्यून चेक पॉइंट्स कहते हैं। ये इसलिए होता है, इसका क्या काम कर, इसका कैसे ये एक्ट करता है, तो जो ओवर रिएक्शन ना हो, मतलब कि टी सेल जो है ना हेल्दी सेल को ही ना मार दे, खत्म कर दे, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो हेल्दी सेल है उसी को ना मार दे। तो टी सेल के अंदर क्या होता है, इम्यून चेक पॉइंट्स होता है, ठीक है। कैंसर सेल्स क्या करते हैं, इसी इम्यून चेक पॉइंट्स पे आ जाते हैं, मतलब इसी को यूटिलाइज करते हैं, इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं और टी सेल्स से बच जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टी सेल्स पे सरफेस प्रोटीन होता है जिसे इम्यून चेक पॉइंट कहते हैं। जस्ट सपोज एक गार्ड है, कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब कॉलेज के अंदर आपको एंट्री चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होता है। तो जो हेल्दी सेल है, जो असली में उस कॉलेज का स्टूडेंट है, तो गार्ड क्या करेगा, आईडी देखेगा और बच्चे को अंदर जाने देगा। कैंसर सेल क्या करता है, फेक आईडी बना लेता है और कैसे यूज करता है, इसी चेक पॉइंट को यूज करता है एज एन आईडी और वो इंटर कर जाता है। तो क्या होता है कि जो टी सेल का काम है कि कैंसर सेल को मारना, यूजुअली मतलब नेचुरली, मतलब हमारा बॉडी नेचुरली रिएक्ट करता है ना, कोई भी अनवांटेड खतरनाक इन्फेक्शन वायरस वगैरह हमारे बॉडी में इंटर करता है तो। लेकिन अब जो ये कीत्रुदा टेक्निक है, कीत्रुदा जो जिसमें हम इम्यूनोथेरेपी में जिस तरह से ये ड्रग को यूज कर रहे हैं, होगा क्या कि टी सेल्स जो हैं, जहाँ पे ये चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, इम्यून चेक पॉइंट्स, इससे ही हम मजबूत कर देंगे सो दैट हम कैंसर सेल को भी आइडेंटिफाई कर पाए। वंस कैंसर डिटेक्ट होगा, हम ये ड्रग लेंगे, हमारा टी सेल्स स्ट्रेंथन हो जाएगा। देखो यहाँ पे टी सेल्स को हमने बाहर नहीं निकाला है जैसे कार टी सेल थेरेपी में हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में ही है, इसे स्ट्रेंथन कर दिया थ्रू अ ड्रग। एंड अब जो कैंसर सेल्स होंगे ना वो बच नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ गए। हेल्दी सेल्स भी बच जाएगा, कैंसर का इलाज भी हो जाएगा और मल्टीपल जगह आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कैंसर्स में इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाला क्वेश्चन देखा ना, वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। यस, ये मेन मेड प्रोटीन्स है। दूसरा, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड यस, निपा वायरस में भी, हम कैंसर की बात करें तो निपा वायरस में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इम्यूनोथेरेपी क्या है, ट्रीटमेंट दैट एक्टिवेट्स और स्ट्रेंथेन्स द इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर, ठीक है। इंस्टीड ऑफ किलिंग सेल्स डायरेक्टली, इट हेल्प्स द बॉडी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं। कैंसर हाइड्स यूजिंग चेक पॉइंट्स, मैंने बोला सरफेस प्रोटीन, और उसको इम्यून चेक पॉइंट्स कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है लाइक कीत्रुदा क्या करता है, ब्लॉक कर देता है उस चेक पॉइंट को और इससे टी सेल जो है ना इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है जो कैंसर या ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी का मैंने बोल दिया, ट्रेडिशनली क्या क्या था, ट्रेडिशनली क्या है, कीमोथेरेपी, बट वी हैव मल्टीपल वेज जिससे कि अभी हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कीत्रुदा के साथ, कि ये अमेरिकन कंपनी से बनाती है, इंडिया में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ गई है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में लगभग इसे बेचा जा रहा है और ये असली है नकली है किसी को नहीं पता। तो इस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल आया था। बट हमें क्या समझना था कि कीत्रुदा कैसे वर्क करता है, टी सेल पे जो इम्यून जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसको किस तरह से डीएक्टिवेट करके ये स्ट्रेंथन करता है हमारे टी सेल्स को कि डिटेक्ट कर पाए कि जो ट्यूमर सेल्स है या कैंसर सेल्स है, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल सिंपल है, चाइना ने 2017 की तरह क्या किया, कुछ जो लोकेशंस हैं अरुणाचल प्रदेश में उसे अपना पार्ट बताकर उसके नेम्स रखे, ठीक है।
सो फॉल्स क्लेम्स, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनीज फिक्सियस नेमिंग ऑफ प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। देखो सिंपल सा समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने मैप है और बिल्कुल ये इंडिया, ये अखंड भारत हमारा, ये बिल्कुल भी डाउट में मत रहना, ये पूरा हमारा हिस्सा है और जब तक हम हैं तब तक रहेगा, ठीक है। अब मुझे समझाना ये रहा चाइना। अब देखो, चाइना जो है उसके इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट तिब्बत हुआ करता था, ठीक है। चाइना ने क्या किया, वंस पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पावर में आई, तिब्बत को उन्होंने हथिया लिया, ठीक है। तिब्बत को जैसे ही हथियाया तो जो बफर स्टेट था ना इंडिया चाइना के बीच में, वो खत्म हो गया। अब चाइना यहाँ आ गई, चाइना यहाँ आ गई, तो ये इसकी वजह से जो इशू हुआ, एंड चाइना का क्या है कि वो थोड़ी सी जो है अतिक्रमण करने की उनके अंदर प्रवृत्ति है, जो हमें पता है हजारों सालों से, दिस इज नॉट न्यू। अब मुझे आपको क्या समझाना है, सिंपल, कि माओ जेडोंग जो चाइना के इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 1960s 70s में जो रूलर थे कह लो, या प्रीमियर कह लो, या प्रेसिडेंट कह लो, इन्होंने बोला था तिब्बत के 5 आइज हैं, 5 फिंगर्स हैं टू बी प्रिसाइज, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड दिस वन, नॉर्थ ईस्ट कह लो, या टू बी प्रिसाइज अरुणाचल कह लो। तो उनके हिसाब से तिब्बत तभी पूरा हम मानेंगे हमारा हुआ जब हम इन पूरे लैंड को एक्वायर कर लेंगे, इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान जो 2 सॉवरेन कंट्रीज हैं, सिक्किम तो है ही, और साथ साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश। अभी चाइना क्या है कि पॉइंट ये है चाइना का कि वो अभी एलएससी को मानते हैं। एलएससी क्या है, डी फैक्टो जो हमारे बीच में ये पोर्शन तो उन्होंने एक्वायर कर ही लिया 1962, मतलब अर्ली जो है पोस्ट 1950s में। देन 1962 में वॉर हुआ, एंड देन ये एलएससी आता है एग्जिस्टेंस में। एलएससी क्या है, इंडिया चाइना के बीच में जो एक्चुअल बॉर्डर है अभी के लिए, डी फैक्टो बॉर्डर, ठीक है। और ये पूरा रीजन इसके अंदर कवर्ड है। मैकमोहन लाइन मुझे समझाना है कि 1914 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था, 14 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें माना गया बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत, और जिसमें ये लाइन ड्रॉ किया गया बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। इस मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानती है, सिंपल है, और वो कहती है कि हम अभी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है डिस्प्यूट, एंड 5 फिंगर्स के बारे में तो ज़्यादा अभी असर्टिव नहीं है चाइना, बट इनडायरेक्टली वो इस चीज़ को कर ही रहे हैं थ्रू नेमिंग्स द रीजन्स इन अरुणाचल प्रदेश। ऑल्सो तवांग एक रीजन है जो कि बहुत फर्टाइल है, चाइना उसे एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर इन्होंने कुछ नेम्स 2017 में रखे थे, फिर से 2026 में वो सेम काम कर रहे हैं। एंड जो बॉर्डर इशूज़ 2020 में शुरू हुआ था गलवान में, उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल हुई इंडिया चाइना के बीच में। तो भारत का कहना है कि जो चीज़ें बेटर हो रही है उसे फिर से चाइना ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड इन क्लेम्स को फॉल्स बताया, बस इतना ही समझना है। मैकमोहन लाइन इतना तक है, एलएससी पूरा है, और एलएससी डी फैक्टो है। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, सक्सकाम वैली जो है उसको, जो कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है, चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया, ये दिस रीजन, ठीक है। ओके, सो यही है पूरा इन्फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा 27 प्लेसेस, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें PYQ क्या निकालना। और वन मोर थिंग, ये जो ट्रम्प और ईरान का हो रहा था, कहाँ हो रहा था, पाकिस्तान में पीस टॉक्स हो रहे थे, वो एक तरह से फेल हो गया। ऑल टुगेदर ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होना था फेल, क्योंकि पूरे वेस्ट एशिया में इशू क्रिएट फिर से री स्टार्ट हो जाएगा। और वही दिख रहा है हमें कि फिर जो फिर फेल हुआ उसके पीछे का रीज़न है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट है, न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट जो किया है ईरान ने, यूएसए चाह रहा है उसे वो ख़त्म करे, डिस्ट्रॉय कर दे। एंड ईरान चाह रहा है, उसका डिमांड है कि उनको उनके जो एसेट्स हैं जिसे फ्रोज कर रखा है या सैंक्शंस यूएसए ने लगाया उसे हटा दे। तो इन दोनों चीज़ों पे सहमति नहीं बनी, एंड ये पूरा टॉक फेल हुआ। अब इस टॉक के बाद, इस फेलियर के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि अब वो पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। एंड ये एक तरह से फिर से नया मामला जो है, नया डिस्प्यूट या नया जो है ना इशू को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी इस चीज़ की वजह से। लेट अस सी, आगे हम देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पोर्टेंस जो है दिन ब दिन और हमें दिखेगा। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल या इससे ज़्यादा ही डेटा है जो कि
ग्लोबल ऑयल जो है ट्रेड होता है थ्रू इंडिया भी, और जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस गल्फ, पर्सियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के होते हुए इंपोर्ट करते हैं। सो यही है, आगे देखेंगे और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और वन पेजर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं उसे मेन ग्रुप पे जो 2026 वाला है उसे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।